विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। 30 जनवरी को माखन लाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि होती है। विविधा कार्यक्रम के आरंभ में हमने उन्हें नमन किया। 30 जनवरी शहीद दिवस भी होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि इस तारीख का जिक्र हो और हम महात्मा गांधी को नमन न करें। बापू की अमर कहानी, जाने माने गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा गांधी की याद में ये एक गीत कहानी रची थी, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन की पूरी यात्रा आपको सुनाई देती है। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था और आपको बता दें कि मोहम्मद रफी ने यह गीत गाया था। इसका एक अंश बापू को नमन करते हुए यहां हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी, हुई मशीनें ठंडी। और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। विविधा कार्यक्रम के पिछले हफ्ते के अंक में हमने आपको
कहानी पुरस्कार सुनवाई थी और आपसे ये वादा किया था कि इसका दूसरा भाग हम आपको इस हफ्ते सुनवाएंगे। दरअसल कहानी पुरस्कार विविधा में आपको सुनवाने का एक कारण था, और वो कारण ये कि 30 जनवरी को जयशंकर प्रसाद की जयंती होती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद और उनकी ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला भाग पिछले हफ्ते आप सुन चुके हैं। इस हफ्ते पेश है कहानी पुरस्कार का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक की कहानी संक्षेप में। कौशल राज्य में हर वर्ष कृषक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता था। इस बार खेती के लिए कौशल के एक वीर गति प्राप्त सिंह मित्र की कन्या मधुलिका का खेत चुना गया, पर मधुलिका ने अनुग्रह में प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं राजा पर निछावर कर खेत में बिखेर दी, ये कहकर कि ये भूमि मेरे पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था, जो कृषक कन्या मधुलिका के भोले सौंदर्य और सरल चितवन पर मुक्त हो जाता है। मधुलिका ने अपनी स्थिति अनुसार सम्मान को बचाए रखते हुए राजकुमार का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया और वर्ष बीतते गए। मधुलिका विपन्न अवस्था में कठोर परिश्रम करती हुई जीवन यापन कर रही थी कि अचानक एक तूफानी रात को मगध का राजकुमार अरुण पनाह लेने के लिए अनजाने में मधुलिका के द्वार पर ही आ उपस्थित हुआ। राजकुमार, मधुलिका, इतने दिनों के बाद आज फिर? कितना समझाया मैंने, परंतु। और आज आपकी ये क्या दशा है? मैं मगध का विद्रोही, निर्वासित, कौशल में जीविका खोजने आया हूं। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका? ये भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। एक बात बताओ राजकुमार, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम। भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं? नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, लेकिन भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो कल्पना का आनंद मैं भी ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। तो वो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। ये मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे अस्वीकार न करेंगे, और मुझे तो ये भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तुम बोलती क्यों नहीं हो? जो कहोगी वही करूंगी। जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। स्त्री आई है प्रार्थना करने? ठीक है, आने दो। तुम्हें कहीं देखा है? प्रणाम देव। प्रणाम। 3 बरस हुए, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें उसका मूल्य अवश्य मिलेगा। प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि
दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वो अपने सेवकों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। कृषक बालिके, वो भूमि तो बड़ी उबड़ खाबड़ है और इस पर वो दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव। दुर्ग के दक्षिण में भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं भी कोई नहीं आता था और अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती। एक घनी कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठीं। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगीं। अरुण ने कहा, 4 पहर और। विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, पर अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संशय थी। वो कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझी हुई अंधकार में अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख की कल्पना थी जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वो भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वो विफल हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वो क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध, कौशल का चिर शत्रु और उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या मैं आज क्या करने जा रही है? नहीं, नहीं मधुलिका, नहीं मधुलिका, नहीं, नहीं, नहीं। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वो उधेड़ बुन में विक्षिप्त से चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या कर दो। मैंने अपराध ही ऐसा किया है। लगता है कोई पगली है। पगली? नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेनापति? मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कहो। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहार में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा।
दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। ये तू क्या कह रही है लड़की? मैं सत्य कह रही हूँ। शीघ्रता करो, शीघ्रता। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांधी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। धुंध राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था और वो केवल कई गांवों का अधिपति था। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। सेनापति की जय हो। अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? महाराज 200। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। और हाँ, 100 सैनिक लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। जी महाराज। हाँ, ध्यान रखना, आवाज बिल्कुल ना हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वो खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और मधुलिका को देखकर चंचल हो उठे। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। सिंह मित्र की कन्या फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? महाराज, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। मधुलिका, क्या ये सत्य है? हाँ देव। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और श्रावस्ती का दुर्ग आज दस्युओं के हाथ में जाने से बच गया। बाल, वृद्ध और नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, प्राणदंड दो, प्राणदंड दो, प्राणदंड दो, प्राणदंड दो, मृत्युदंड दो। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इसे प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। जाओ, मेरे निज की जितनी खेती है वो सब मैं तुम्हें देता हूं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी प्राणदंड मिले महाराज, प्राणदंड, प्राणदंड। पुरस्कार। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर थे रेणु बंसल, शहनाज अख्तरी, कमल शर्मा, लड्डूलाल मीणा और अमरकांत दुबे। प्रस्तुति सहायक नलिनी गांगल, तकनीकी सहायक अनिल कुमार और प्रस्तुतकर्ता कांता गुप्ता। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की रेडियो प्रस्तुति का ये दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। बहुत बरस पहले आशा भोसले ने कुछ महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं गाई थीं। संगीतकार थे जयदेव। इस एल्बम से जयशंकर प्रसाद का एक गीत आशा भोसले की आवाज में, संगीत जयदेव का है। विकल होकर
विदित प्रात रे मन तुमुल कोलाहल कलय में हृदय की बात रे मन। जहाँ मरुज्वाला धधकती, जहाँ मरुज्वाला धधकती, जात की तन को तरसती, जहाँ मरुज्वाला धधकती, जात की तन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन में, सरस बरसात रे मन तुमुल कोलाहल कलय में हृदय की बात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की, इस झुलसते, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन में, कुसुम ऋतु रात रे मन तुमुल कोलाहल कलय में हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलय में हृदय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। जयशंकर प्रसाद की अद्भुत रचना आशा भोसले के स्वर में आपने सुनी। इसे संगीतबद्ध किया था जयदेव ने। इस हफ्ते वसंत पंचमी बीती है। कवि पद्माकर ने बसंत का बड़ा अद्भुत ब्यौरा अपनी कविता में दिया है। वो कहते हैं, पानन में पीक में पलासन पगंत है, द्वार में दिसान में, दूनी में देश देसन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में, नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में, बगरियो बसंत है। क्या बात है। इसके अलावा बसंत की एक और कविता याद आती है। कुंवर बेचैन लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, ओ वासंती पवन हमारे घराना, जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में, उलझन और तनाव के रेशों वाले पुरे हुए थे जाले सारे कमरों में, बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं, ओ वासंती पवन हमारे घराना। वसंत पर एक दिलचस्प वार्ता पेश है। वार्ताकार हैं चंद्रशेखर नायर। वसंत पंचमी मात्र तिथियों के परिवर्तन की तिथि नहीं है, वह सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य के शिलालेखों को सजीव करने वाली भी तिथि नहीं है, पर यह तिथि 6 ऋतु बहनों की मोहबोली लाडली बहन वासंती की अगवानी की तिथि है। वसंत के आते ही प्रकृति नया श्रृंगार करती है। गांव सिवानों खेत खलिहानों में वसंत का स्वागत टेसू के हठीले फूल, पोखराजी सरसों, गेहूं की बलखाती बालियां, हल्दिया कनेर और आम्र मंजरी के बौर जामुन के गाछों की श्यामलता से करते हैं। ऋतु चक्रों में खोई कोयल इसी ऋतु में बकौल श्री जयशंकर प्रसाद के हर आने जाने वाले पथिक को टोक कर पूछती है,
कुहू कुहू तुम कौन हो, तुम कौन हो। मोर भी मानो अपने इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर मधुमास के छितराए वैभव को अपने पंखों में समेट लेना चाहता है। पौराणिक विश्वासों और परंपरा ने इसका संबंध कामदेव से जोड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि अदेह काम इसी ऋतु में सदेह होता है। सदियों से हम भारतीय बसंतोत्सव तथा होलिकोत्सव का आयोजन कर इस ऋतु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऋतु नाम कुसुमा करहा, मैं ऋतुओं में वसंत हूँ कहकर इसे गरिमा प्रदान की है। इस मौसम में हल्की हल्की गुलाबी ठंड जहाँ तन को स्वस्थ रखती है, वहाँ मन को कहीं हल्के से सुगबुगा जाती है, सुलगा जाती है। विभिन्न कवियों ने इसे विविध रूपों में देखा परखा है। ऋतु संहारकार कालिदास ने ऋतुराज के आगमन को व्यक्त करते हुए लिखा है, वसंत के आते ही सब वृक्ष फूलों से लद गए हैं, सांझ सुहावनी हो चली हैं और दिन लुभावने। सचमुच सुंदर वसंत में सभी कुछ आकर्षक लगने लगता है। पद्माकर वसंत श्री से अभिभूत होकर गा उठते हैं, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कालिन, कलीन, किल कंत है, बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। देव ने वसंत को मदन महीबजू को बालक के रूप में देखा है, जिसका पालना वृक्ष है, पालने पर नए पत्तों का बिछौना है। वसंत शिशु के तन पर झगोला है, पवन पैंग मारकर पालना झुलाता है, पराग जादू टोना दूर करता है। वसंत पंचमी को ही जन्मे महाकवि निराला ने वसंत के सौंदर्य को इन शब्दों में बांधा है। सखी वसंत आया, किसलय वसना, नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद बंदी, स्वर नव सरसाया, सखी वसंत आया। महादेवी वर्मा ने उसे निशा सुंदरी के रूप में संबोधित किया है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। गिरजा कुमार माथुर ने भी वसंत को यह प्रिया गीत समर्पित किया है। पिया आया वसंत, फूल रस के भरे, फूल रस के भरे, गंध जूड़े कसे, चली पियरी बतास, छाई मन के दिगंत, अमल तासी उजास, आई फागुन की रात, हाथ हल्दी रचे, चांद की छाप खामोश, अधरों धरे, फूल रस के भरे। हिंदी के कवियों ने वसंत को श्रृंगार के चौखट पर बैठे मांग निकालते ही नहीं देखा है, पर शौर्य का शंखनाद कर वसंत को एक नई भूमि भी दी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, वीरों का कैसा हो वसंत, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। युगों से प्रकृति अपना नया श्रृंगार करती आ रही है और हर युग का कवि उसे स्वर भी देता आ रहा है। पर जैसे जैसे औद्योगिकता हमारे जीवन पर हावी होती जा रही है, वैसे वैसे जीवन यांत्रिक और संवेदनहीन होता चला जा रहा है। आज तो हालत यह है कि वसंत का अनुभव भी कभी कंक्रीट की किसी सड़क किनारे अवधूत सा लहलहा उठा गुलमोहर अथवा कनेर का फूल करा जाता है, या भोले भटके यकायक सुनाई दे जाने वाली कोयल की कूक करा देती है। अन्यथा मनी प्लांट की सभ्यता में जीने वाले हम यह कैसा वातास कि मन को नयन नयन कर दिया को गा सुनकर वसंत पंचमी के आगमन का एहसास अपने भीतर जगा लेते हैं। वसंत पर ये दिलचस्प वार्ता अभी आपने सुनी। वार्ताकार थे चंद्रशेखर नायर। आपको बता दें कि बहुत बरस पहले जब विविध भारती पर वार्ताओं का कार्यक्रम चित्रशाला प्रसारित हुआ करता था, तब इस कार्यक्रम के लिए ये रिकॉर्डिंग की गई थी और इसे संग्रहालय से हमने आपके लिए पेश किया। अब तक विविधा कार्यक्रम में हमने याद किया कवि माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके अलावा हमने कवि जयशंकर प्रसाद को भी याद किया और प्रकृति के उत्सव वसंत पंचमी की बातें भी की। वसंत प्रकृति का उत्सव है। वसंत है फूलों के मुस्कुराने और मन के गुनगुनाने का मौसम। ऐसे ही मौसम के लिए जाने माने शायर मखदूम मोहिउद्दीन ने एक बेमिसाल गजल लिखी है, जिसके बारे में वो खुद ही कहते हैं कि ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या
बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की। कि आप जानते हैं विविध भारती की शुरुआत 1957 में हुई थी और तब से लेकर आज तक फिल्मी दुनिया और अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियां विविध भारती के स्टूडियो में आती रही हैं और हम उनसे बातचीत रिकॉर्ड करके आपको सुनवाते रहे हैं। इसीलिए तो विविध भारती का खजाना बड़ा ही समृद्ध है और इस समृद्ध खजाने से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही नायाब इंटरव्यू। ये इंटरव्यू है जाने माने फिल्मकार बासु भट्टाचार्य का। बासु भट्टाचार्य को हम जानते हैं सन 1966 में आई उनकी फिल्म तीसरी कसम के लिए, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में थे। आपको बता दें कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर आधारित थी ये फिल्म और हिंदी की एक कालजयी फिल्म बन गई। सन 1967 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बहुत बरस पहले बासु भट्टाचार्य विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई थीं। इसी बातचीत के संपादित अंश आज के विविधा कार्यक्रम में आपके लिए। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, ये गाना पिक्चराइज करते टाइम एक बहुत मजेदार चीज हुआ था। मैं आपको बताऊं, अब ये गाना है, आप लोगों ने जिन्होंने पिक्चर देखा है उनको मालूम होगा कि ये गाना पिक्चराइज किया था कुछ गाड़ी वालों के ऊपर और मेन लिप मूवमेंट जो था वो था कृष्ण धावन का। जब हम पिक्चराइज कर रहे थे गाना, उसमें राज जी यानी राज कपूर कोरस में ये गाना गाते हैं। ये जब वहाँ के लोगों को मालूम पड़ा तो लोग सब हंसने लगे, बोले ये बाबा राज कपूर को आप कोरस में गवाएंगे, तो क्या समझते हैं आपने आपको। इस किस्म की बातचीत होने लगी। तो इस ढंग से तो सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी अड़चन में हो सकता है। लेकिन
लोगों ने ऐसे बताया, ऐसा कभी हो सकता है कि राज कपूर कोरस में गाए? मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन एनीवे कुछ हम लोग शूटिंग करते रहे। और जब राज जी को बुलाने का टाइम हुआ तो मैं अपने असिस्टेंट को बोला कि भाई उनको बुला लाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही जाइए और आते आते बात करते हुए उनको लाइए कि वो उनके आजू बाजू के कोई लोग उनसे बात न कर सके। और सब हम गए, राज जी कॉटेज में थे, उनको वहां से बोला, वो आए और अंदर जब आए तो गाने का लाइन उनको सुनाया, म्यूजिक पोर्शन, और उनको बताया ऐसे ऐसे करके आप आएंगे और ये पोर्शन आप गाएंगे। और कोई बात नहीं हुई, कोई बात राज जी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, ये क्या एकदम फट से हो गया। और शूटिंग हो गई। कुछ एक मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर वो बाकी पोर्शन जो था गाने का पिक्चराइज हो गया। तो हम लोग सब शूटिंग के बाद हैरान हुए जे राज जी खुद एक दफे भी संकोच प्रकाश नहीं किया, कुछ ये प्रकाश नहीं किया कि भाई मैं कोरस में गा रहा हूँ। लेकिन उनका आजू बाजू के लोग जो है वो इतना बड़ा हवा मचा के रखा था कि राज कपूर कोरस में कैसे गाएंगे। लेकिन एनीवे राज कपूर कोरस में गाया, और अच्छे आर्टिस्ट हमेशा ऐसे ही करते हैं। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। आप लोगों ने सुजाता फिल्म देखा ही होगा। सुजाता का निर्माता थे मेरे गुरु, मेरे ससुर श्री बिमल रॉय जी। इस पिक्चर का एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, जो आप लोगों को भी बहुत पसंद है, ये गाना के बारे में एक बात बताऊं, सुनो मेरे बंधु रे। ये गाना सचिन दा गाए थे। सुजाता के बाद बहुत से फिल्म में सचिन दा गाना गाए हैं। बहुत से फिल्म का मतलब जिन फिल्म में उन्होंने खुद म्यूजिक दिया। ये शुरुआत सुजाता से ही हुआ। अब ये गाना जो है ये पहले, क्योंकि सुजाता का जो बैकड्रॉप था वो कलकत्ता था, तो ये गाना का रिकॉर्डिंग हुआ था बंगला में। बंगला में करीब 4 लाइन, यही सेम ट्यून, करीब करीब वर्ड्स भी वैसे ही थे। तो ये 2-4 लाइन रिकॉर्ड करने के बाद वो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लगा कि रिकॉर्डिस्ट जो थे शर्मा जी, BN शर्मा, उन्होंने विमल दा को बोलने लगे भाई इतना सुंदर गाना है, इतना अच्छा ट्यून है और सचिन दा गा रहे हैं, तो इसको आप सिर्फ 4 लाइन बंगला में क्यों कर रहे हैं, इसको आप अच्छा गाना करो कि लोगों को मजा आए, सब पूरा देश में लोग सुने। तो फिर ये गाना हिंदी में हुआ और फिर दूसरे दफे रिकॉर्ड हुई और सुजाता में बैकग्राउंड में ये गाना यूज किया गया, सुनो मेरे बंधु रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। अनुभव करके जो पिक्चर में बनाया था वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये अनुभव कुछ अजीब ढंग से बनी। मैं जो अनुभव की नायिका है तनु यानी तनुजा, उसके घर में
चला गया। तनुजा के साथ मेरा परिचय नहीं था। मैं नूतन को जानता था, मैं शोभना जी को जानता था, लेकिन तनु के साथ खास परिचय नहीं थी। तनु को कहानी सुनाया और तय हो गया 2 घंटे का अंदर कि हम लोग कोई फिल्म बनाएगा। और तनु को मैंने ये भी बताया कि मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपया है पिक्चर बनाने के लिए। तो तनु कहा कोई बात नहीं, ये पिक्चर बनेगी 7,000 रुपया में ही बनेगी। तो मैंने तनु की फ्लैट देखा और बोला तो फिर यहीं पर बनाएंगे। शोभना जी आई, बातचीत हो गया और अनुभव बनने लगी 7,000 रुपया में। अब आपको एक दिन का मैं एक किस्सा छोटा सा सुनाऊं कि पहला दिन की शूटिंग थी। एक हंगल जो बहुत मशहूर है, ये इनका भी फिल्म में पहला फिल्म में काम ये हमारे साथ हुआ था। तीसरी कसम में छोटा सा रोल राज कपूर का बड़ा भाई का, ये हंगल साहब का पहला फिल्म में काम है। तो हंगल साहब और तनुजा के साथ हम लोग शूटिंग कर रहे थे तनुजा के फ्लैट में। वहाँ कुछ 12:30 पौने 1 बजे मैं मेरा अपने असिस्टेंट को, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर ये वो कोई नहीं था, ना मेकअप मैन था ना कोई था, प्रोडक्शन में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ हम ही लोग सब काम करते थे। तो मेरे असिस्टेंट को मैं बोला कुछ पैसा देके स्नैक्स लाए लंच टाइम के लिए। और वो शोभना जी यानी तनु की माँ देख लिया और उन्होंने हमको बुला के बोला कहाँ भेज रहे हो पैसा देके। तो मैं उनको बताया थोड़ा सा स्नैक्स के लिए भेज रहा हूँ। तो शोभना जी बोली कि तुम्हारे पास जो पैसा है उससे सिर्फ फिल्म खरीदो, तुम्हारा सब लोगों का खाना यहाँ बन रहा है। अब सुनिए अनुभव का गाना, मुझे जान न कहो मेरी जान। मुझे जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मुझे जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जान न कहो अनजान मुझे, जान को रहती है सदा। जान को अनजान मुझे, जान को रहती है सदा। अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला। मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। ये थी विविध भारती के संग्रहालय से जाने माने फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य की अनमोल बातें। बहुत बरस पहले एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। हिंदी की एक जानी मानी गायिका और हीरोइन अपनी एक शूटिंग के लिए सेट पर जा रही थी कि रास्ते में उनकी मोटर खराब हो गई। अब जाहिर है कि मोटर खराब होने से वो सेट पर देरी से पहुंची। वहां गीतकार प्रेम धवन मौजूद थे। जब उन्होंने अपनी मोटर खराब होने का यह किस्सा प्रेम धवन को सुनाया तो उन्होंने इस पर एक गाना ही लिख दिया और ये गाना आगे चलकर फिल्म मोती महल में आया और उन्हीं हीरोइन और गायिका सुरैया ने इस गाने को गाया। पहले ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि सुरैया का जिक्र विविधा में क्यों। कभी न बिगड़े किसी की मोटर रास्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रास्ते में। कभी न बिगड़े किसी की मोटर रास्ते में। निकल गया है अपना तो हाय रे
न बिगड़े किसी की मोटर, कभी न बिगड़े किसी की मोटर। रास्ते में सुरैया जी ने कितने मजेदार अंदाज में आपको समझाया और हमने आपको बताई कि इस गाने के पीछे की कहानी क्या थी। 31 जनवरी 2004 को सुरैया जमाल शेख ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा था, यानी आज सुरैया की याद का दिन है और विविध भारती के संग्रहालय से हम उनकी आवाज आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, बहुत अरसे की बात है, मैं बहुत छोटी थी, 9 बरस की थी, तो उस फिल्म का नाम था ताजमहल और वो एक हिस्टोरिकल फिल्म थी। उन ताजमहल के बचपन का रोल मुझे दिया गया था। आपके साथ में दूसरे आर्टिस्ट कौन थे? फिल्म में जो हीरो थे उस वक्त, अपने वक्त के बहुत मशहूर कुमार साहब। हाँ, मिजन कुमार। हाँ जी, हाँ जी। और हीरोइन थी, उनका नाम था सरोजनी देवी। और मेरे साथ जो शाहजहां के बचपन का रोल कर रहे थे वो बहुत मशहूर गायक हैं, राम मराठे। राम मराठे क्लासिकल गायक जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे गायक। तो ये तो चाइल्ड आर्टिस्ट के बात हो गई। एज ए हीरोइन आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? एज ए हीरोइन मेरी पहली फिल्म थी, उसका नाम था इशारा, और उस वक्त मैं सिर्फ 12 बरस की थी। अच्छा, मतलब इस जमाने में तो 12 वर्ष के बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट का ही काम करते हैं। लेकिन उस फिल्म में कुछ रोल ही इस किस्म का था कि उन्हें कमसिन लड़की चाहिए थी जी। और वो उसमें हीरो थे स्टोरी के पृथ्वीराज कपूर साहब। अच्छा। और भी उसमें स्वर्णलता थी, अपने जमाने की बहुत मशहूर हीरोइन, वो भी उसमें उनकी वाइफ का रोल कर रही थी। अच्छा। और बड़ा अच्छा रोल था उसमें। तो जब उन पृथ्वीराज जी का ऐसा कैरेक्टर था कि उनकी वाइफ है स्वर्णलता, तो आप उस फिल्म की हीरोइन किस तरह से थी? वो ऐसे था कि मैं एक बड़ी विलेज गर्ल, मामूली एक बड़ी कमसिन लड़की बताई गई हूँ। कहीं रास्ते पे मैं कोई कपड़े धो के सुखा रही हूँ, गरीब लड़की है बड़ी, तो वो उस तरफ से गुजर रहे हैं उस रास्ते से। हाँ। तो वो देख लेते हैं, तो उन्हें कुछ लड़की पसंद आती है। और वो आशिक हो जाते हैं पहली नजर में। जैसे कि फिल्मों में होता है। तो इस वजह से वो मेरे पीछे लग पड़ते हैं। और क्या ऐसे किस्म की स्टोरी थी दरअसल। इसमें डायरेक्टर कौन था इस फिल्म का? डायरेक्टर थे जे.के. नंदा, मशहूर डायरेक्टर, बहुत मशहूर। उसके बाद में और उन्होंने पृथ्वीराज जी की बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की। बहुत सी फिल्में। अच्छा, ये जो मैंने ये भी सुना है कि कुछ फिल्में आपकी सैगल साहब के साथ भी आई हैं, क्योंकि सुना इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने उनमें से कोई फिल्म देखी नहीं है। अच्छा। जी हाँ, उनके साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया। सबसे पहली फिल्म थी तदबीर। अच्छा। वो जैन देसाई डायरेक्टर, बहुत मशहूर, जिन्होंने तानसेन बनाई थी। उसके बाद में उमर खयाम जी। और फिर उनकी सहगल साहब की बिल्कुल लास्ट फिल्म थी परवाना। अच्छा। उसमें मैंने उसमें भी आपका लीडिंग कैरेक्टर था? जी हाँ, उसमें मेरा लीडिंग कैरेक्टर था। सहगल साहब के बारे में या कोई बात, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने सुना कि वो बहुत ही हंसमुख भी थे, बहुत हंसमुख थे। अगर याद हो तो आप सुना सकती हैं। ऐसे तो इस वक्त तो मुश्किल है याद करना, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि सहगल साहब के साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी हुई। और वो इतने मशहूर थे अपने वक्त में। हम उनके साथ काम करते हुए पहले तो नर्वस होते थे, लेकिन वो इतनी जल्दी उन्होंने मुझे होमली इतना एटमॉस्फेयर कर दिया कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो बड़े आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और इतने जोक सुनाते रहते थे सेट पे, और बड़े ही सिंपल आदमी थे और बहुत अच्छे। सुरैया जी, ये तो खैर एक सिलसिला शुरू हो गया कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से आप फिल्मों में आई, और उसके बाद फिर आप हीरोइन बन गई और अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन, और बड़े बड़े जो ज़माने के आर्टिस्ट थे उनके साथ आप काम करने लगी। ये गाने का सिलसिला आपके साथ में कैसे हुआ? गाने का सिलसिला दरअसल ऐसे हुआ कि ताजमहल फिल्म जब बनी थी जी, उसी के बाद में फौरन एक और फिल्म बनी थी मेरी बचपन के रोल में, उसका नाम था स्टेशन मास्टर। अच्छा। और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब जी। और उस फिल्म में एक बच्चों का गाना था, तो नौशाद साहब ने मुझे वो गाना गवाने के लिए उन्होंने एक ट्रायल दी। अच्छा। तो छोटा सा गाना था बच्चों का, तो मैंने गा दिया, तो उनको मेरी आवाज पसंद आई जी। तो उन्होंने फिर इस तरह एक गाना और रखवाया, एक गाना और रिकॉर्ड किया, 2-3 गाने उसमें बच्चों के रखवाए। उसके बाद में वो कारदार साहब के वहाँ मुलाजिमत करते थे, तो कुछ फिल्मों में प्लेबैक के लिए उन्होंने मुझे गाने गवाए। अच्छा। नौशाद साहब ने जी। तो इस तरह ये गाने का सिलसिला। ये बताइए आप कि जब आप बच्चों की हैसियत से काम कर रही थी फिल्म में, तो अगर नौशाद साहब को ये न मालूम होता कि इन्हें गाने का शौक है, तो तब तक वो आपको कैसे चांस देते गाने का, या उन्होंने खुद ही कहा था गाने के लिए आपसे? देखिए, बात ऐसी है कि उस वक्त
हर आर्टिस्ट अपने गाने खुद ही गाया करते थे, चाहे वो बेसुरा गाएं चाहे कैसा भी गाएं, वो किसी तरह गवाने की कोशिश मतलब जैसे कि अशोक कुमार जी भी गाना गाया करते थे। तो बच्चों के रोल के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई बच्ची तुम्हारे ऐसे छोटा सीधे साधे गाने थे, तो उन्होंने बुला के देखा, ट्रायल दिया कि भाई ये गाना लाइन गाओ। तो जब मैंने गाया, चूंकि मैं पहले चिल्ड्रंस प्रोग्राम में भी हिस्सा लेती थी, गानों में गाने का थोड़ा बहुत तो शौक था ही। हाँ, ये बात अब आप आई ना, मैं ये तो चिल्ड्रंस प्रोग्राम में मैं काफी फिल्मों के गाने कॉपी करके गाया करती थी। ये ऑल इंडिया रेडियो में जो बुखारी साहब कंडक्ट किया, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें राज कपूर, मदन मोहन सब हमारे साथ में। मतलब ये है कि रेडियो सुनने वालों के लिए आप कोई नई नहीं है, मतलब बचपन से आप बिल्कुल नहीं हूँ मैं, जब भी आती हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है। तो बहरहाल ये सिलसिला। अच्छा, आपने प्लेबैक किसी के लिए दिया? जी हाँ, वो नौशाद साहब ने ही मुझे प्लेबैक देने के लिए कहा। वो फिल्म थी शारदा। अच्छा। उसमें मेहताब साहिबा, मेहताब साहिबा हीरोइन थी, तो उसमें पंछी जाग का गाना बड़ा मशहूर हुआ था। बहुत मशहूर गाना उसमें मैंने गाना गाया। और इसके अलावा फिर आप अपने गाने गाती रही? फिर तो ऐसा था कि जैसे काम शुरू हुआ तो रोल मिलते गए, तो अपने गाने तो गाने ही पड़ते थे उस वक्त सब लोगों को। ठीक है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप और आर्टिस्टों के लिए भी प्लेबैक दें? वो फिर ऐसे हुआ कि मैं जब अपनी फिल्मों में काफी मसरूफ हो गई, काफी रोल, फुर्सत नहीं मिली मुझे। अच्छा। वरना मुझे कोई ये नहीं था कि मैं प्लेबैक ना दूं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता था प्लेबैक देने के वास्ते। सोहराब मोदी साहब जो बड़े मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अपने ज़माने के हुए हैं, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बुनियादी हस्तियों में से वो थे। उनकी बहुत ही यादगार फिल्म मिर्ज़ा गालिब में आपने काम किया, और एक फिल्म और थी शायद, वारिस। जी हाँ, 2 फिल्में आपकी उनके साथ में रही हैं। और फिर मिर्ज़ा गालिब फिल्म के साथ में तो ये भी बात है कि वो पहली हिंदी फिल्म है जिसने नेशनल अवार्ड लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि मोदी साहब के साथ काम करने में तजर्बात आपके हुए हों, वो कुछ हमारे सुनने वालों को आप बताइए। सोहराब मोदी साहब तो एक बहुत बड़ी हस्ती थे फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने सबसे पहले जब मुझे ऑफर दिया था वो वारिस के लिए, तो मैं तो बिल्कुल खुशी से उछल पड़ी थी, क्योंकि इतनी वो मशहूर थे और मैं उनकी बड़ी फैन थी। एज ए डायरेक्टर उनकी पिक्चरें मैं बहुत पसंद किया करती थी। और उनकी एक सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे। उनके स्टूडियो में काम करने का सिस्टम, उनका सारा स्टाफ इतना डिसिप्लिन था कि मैंने अपने वक्त के सभी अच्छे अच्छे स्टूडियोज में काम किया, अच्छी कंपनीज में काम किया, लेकिन मोदी साहब की स्टूडियो में काम करके बहुत ही मुझे अजहद खुशी हुई, क्योंकि उनकी बड़ी डिसिप्लिन स्टाफ था और काम करने का तरीका भी इतना अच्छा था कि मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई काम करने में। और बहुत आसानी से। और कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत सख्त हैं और बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और कुछ लोग घबराते थे, उनसे डरा करते थे। पहले दिन तो मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन वो उनकी इतनी अच्छी आदत थी कि पहले दिन ही वो इस तरह हंसे कि जैसे कोई बच्चा हंसता है। उनकी बचपन था उनके हंसने में, और ऊपर से वो बहुत सख्त लगते थे, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल के आदमी थे और बड़े ही अच्छे इंसान थे। और डायरेक्टर तो बहुत ही अच्छे थे, और उनकी आवाज तो इतनी अच्छी थी कि मुझे वो शेर की एक लाइन याद आती है कि शोला सा लपक जाए है जरा आवाज तो देखो। शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। बहुत खूबसूरत आवाज थी उनकी, और इंसान तो बहुत ही बढ़िया थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो और मिर्जा गालिब से जुड़ी हुई कोई बात? मिर्जा गालिब की ऐसी बात है कि वो उस पिक्चर में, मैं वारिस में पहले ऑलरेडी काम कर रही थी, तो मिर्जा गालिब उन्होंने कुछ अनाउंस की कि हम बना रहे हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उस फिल्म में काम करने की। तो उसके लिए हमने सुना था कि वो बहुत सी नई लड़कियों को रोज बुलाते थे, उनके टेस्ट लिए जाते थे। फिर सडनली एक रोज मैं वहाँ काम कर रही थी, मेरी एक फिल्म बन रही थी उसी स्टूडियो में, शमा परवाना। वो भी एक मुगलिया स्टोरी की कॉस्ट्यूम पहना था, मुगलिया। हाँ, उन्होंने शायद कहीं उसी दिन सुबह मेरे कहीं रश प्रिंट रशेस देखे सुबह, तो मुझे नहीं मालूम था। शाम को जब स्टूडियो में मेरी शूटिंग खत्म हुई तो उनके वो पीए आए, तो मुझे कहने लगे आपको साहब बुला रहे हैं। अब मैं घबराई कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहा कोई वारिस के रश प्रिंट देखे हैं कुछ, क्योंकि बड़े सख्त थे, जरा डर था उनका बहुत। तो मैं गई, बड़े डरते डरते गई। तो जब मैं गई तो ऑफिस में बैठे हुए, तो मुझे कहते हैं आइए बैठिए, आपसे एक बात करनी है। तो मेरा तो दिल बिल्कुल बैठ गया। मैंने कहा बड़े, और वो बड़े सीरियसली बात करते थे, उनकी शक्ल देख के ऐसे ही खौफ होता। अब उसके बाद कहते सुरैया जी, हम आपको मिर्जा गालिब के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, आपको मैं वो रोल देना चाहता हूँ हीरोइन का। अब मैं तो बिल्कुल सकते में पड़ गई। मैं यकीन नहीं कर सकी कि मुझे इतनी बड़ी पिक्चर में इतना अच्छा रोल, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसमें मुझे वो रोल मिलेगा। मैं अपने खुश नसीबी समझती हूँ कि मुझे उस फिल्म में मोदी साहब ने मुझे सिलेक्ट किया, और वो मुझे बहुत, इसका बहुत फख्र हासिल है।
आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हमने किया था माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से। तो याद आया कि क्यों ना इस कार्यक्रम के अंत में आपको जयशंकर प्रसाद की एक कविता सुनवाई जाए। सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। वंशी को बस बज जाने दो, मीठे मीणों को आने दो, आंखें बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। इसी कविता के साथ विविधा के इस अंक से मैं यूनुस खान आपसे इजाजत ले रहा हूं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई, और आपसे जब अगले हफ्ते मुलाकात होगी तो कुछ अनमोल फनकारों को भी याद करेंगे और साहित्य की दुनिया से कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।